जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल के हम लोग राजनैतिक जीवन को पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, तो आपका प्रीवियस क्लास में आप क्या हम लोगों ने पढ़ा है तो आप खुद कमेंट वगैरह बताइए। नहीं, हम लोगों ने आर्थिक जीवन को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आर्थिक जीवन पिछले क्लास में हम लोगों ने धार्मिक जीवन को देखा था, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने धार्मिक जीवन देखा था। आज हम लोग राजनैतिक जीवन देखेंगे, तो आपका सामाजिक और आर्थिक जीवन बच जाएगा। तो हम लोग उसको अगले लेक्चर में अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। एक बात है आपको बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति था, लड़का था, वो नौकरी के लिए किसी टाउन में गया तो वहाँ एक मालकिन मिली, है ना, यानी कि जो घर का मालिक होता है तो मालिक नहीं मालकिन मिली। तो कुछ एक दूसरे यानी कि लड़का था जो मांगने लगा क्या, तो नौकरी कहा कि हमको ये नौकरी है, हमें ये चाहिए, यानी कि हमको इतने पास क्वालिटी है, एडुकेशन है ना, क्वालिफिकेशन है, स्किल्ड पीपल हैं, यानी स्किल्ड वर्कर हैं। तो मालकिन ने कुछ मैंने बातचीत होने क्रम में कुछ अगर बोल दिया होगा वो लड़का, तो मालकिन ने कहा जाहिल गवार उसको बोल दिया। तो वो लड़का ने बोला कि गांव का हूं तो गवार समझे हो क्या, है ना, गांव के हूं तो गवार समझे हो क्या, नौकरी मांग रहा हूं तो बेरोजगार समझे हो क्या, वादा करके पलट जाए हमरा का नीतीश चाचा के सरकार समझे हो क्या। लड़का ने कहा कि वादा करके हम पलट जाए, हमरा का नीतीश चाचा के सरकार समझो क्या। तो नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, महागठबंधन में क्या हुआ था, उसी का एग्जाम्पल उन्होंने लड़का ने लिया और वहां उस नौकरानी को ये कहकर ठुकरा दिया कि हमें नौकरी नहीं करनी है। उसके व्यवहार के कारण वो कुछ अपशब्द बोल दी। वो मालकिन थी जो क्या बोल दिया उस व्यक्ति को, उस लड़का को, कि तुम जाहिल गवार हो, ये हो, है ना। तो उन्होंने तो चल दिया और आज से उन्होंने तय किया, नहीं कि उस दिन से तय किया कि हमें एक अच्छे पीपुल बनना है और आपको अंत में वो लड़का चलकर एक एसडीएम पद पर बना। तो शायद हमको उनका याद नाम नहीं आ रहा है, वो शायद 65 में उनका सिलेक्शन हुआ बीपीएससी में, 65 में वो एसडीएम बने हैं। उनका नाम हम अगले क्लास में हम लोग बता देंगे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो खुद उनका ही जीवनी था। उन्होंने बताया कि हमें नौकरी के पर्पज से गए थे, तो हम एक पटना में, है ना, पटना में गए थे वो मांगने, तो उनको इस तरह से जाहिल गवार करके बोल दिया। तो उन्होंने इस तरह से अपने शब्द को उन्होंने सामने बोला कि गांव का हूं तो गवार समझो क्या, नौकरी मांग रहा हूं तो बेरोजगार समझो क्या, वादा करके पलट जाए हमरा का नीतीश चाचा के सरकार समझो क्या, है ना। तो उन्होंने ये कहा। तो और उसी दिन से वो नौकरी को ठुकरा कर वो एक पढ़ाई पर फोकस करने लगे और अंततः 65 में उनका सिलेक्शन हो गया एसडीएम के पोस्ट पर। तो आप भी मेहनत कीजिएगा तो ये कोई बड़ा तोप नहीं है, हर चीज को एक चीजें मानव है तो उसको संभव कर सकता है ना। आप मेहनत कीजिएगा तो हर चीज आप पाने के लिए पर्याप्त है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक जीवन। तो जो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले रिंग वैदिक काल में देखिए। तो रिंग वैदिक काल में कोई राजा उसमें बनना नहीं चाहता था, कारण न ही नियमित सेना थी, न ही नियमित कर प्रणाली थी। अगर आपको कोई राजस्व का सिद्धांत नहीं दे दिया, मान लीजिए आप किसी के ग्राम पंचायत का मुखिया बना दिया जाए और उसमें न ही आपको विकास करने के लिए फंड आए और न ही आपको सुरक्षा दिया जाए, तो आप मुखिया बन पाइएगा नहीं, कोई भी नहीं व्यक्ति बनना चाहेगा। तो यानी कि उत्तर रिंग वैदिक काल में राजा की स्थिति बनता था, यानी कि जनरली उस समय वृद्ध व्यक्ति को बना दिया जाता था जो इस तरह के चीजों को देख सके, है ना, राजा के पद के रूप में उन्हें बना दिया जाता था। लेकिन उस समय कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में कुछ सुधार हुआ है, यानी कि इसमें राजा बनने के लिए लोग चाहा, लेकिन उस यानी कि उत्तर वैदिक काल और रिंग वैदिक काल में एक डिफरेंट आया कि इसमें राजा बनने के लिए लोग उन्हें तैयार हुआ इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो राजा हो गया, यानी इसमें राजा की स्थिति थोड़ा अच्छी हुई, लेकिन राजा की स्थिति हुई और एक इसमें है ना, इसमें राजा की स्थिति ठीक हुई और एक आपका राज्यत्व यानी राजा बनने के लिए तैयार हुआ तो उसका सिद्धांत जरूर होगा
तो इसमें राजा शब्द यानी जब कोई व्यक्ति राजा बनता था उत्तर वैदिक काल में तो यज्ञ के साथ जुड़ गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राजा बन रहा है ना, तो इसके साथ यज्ञ जुड़ गया। यानी कि व्यक्ति अगर राजा बन रहा है तो उसको साथ क्या जुड़ गया? यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञ जुड़ गए हैं। मान लीजिए कोई राजा बन रहा तो उसका कौन होगा? राजा अभिषेक। राजा अभिषेक यज्ञ। दूसरा आपका क्षेत्र, अगर राजा बन गया तो हर कोई चाहेगा क्षेत्र विस्तार के लिए, तो अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ। और जब राजा बन गया, क्षेत्र का अपने विस्तार कर लिया, तो अंततः जब वो दोनों चीजें यज्ञ कर लेने के बाद वो फाइनली क्या करता था, है ना, तो फाइनली एक आपका वाजपेयी यज्ञ हो गया। इसमें राजा का रथ आगे रहता था, इसमें वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ यानी कि उत्तर वैदिक काल में 3, अगर कोई व्यक्ति राजा बन रहा तो उसके साथ 3 यज्ञ करना काफी कंपलसरी हो जाती थी। अगर वो व्यक्ति राजा बन रहा तो उस समय उसको क्या, राजा अभिषेक, यानी कि सभी लोगों तक, यानी कि उस क्षेत्र में सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि ये व्यक्ति राजा बन रहे हैं तो इनका राजा अभिषेक हो रहा है ना, यज्ञ के साथ। यानी कि 10 से 15 दिन का एक यज्ञ होता था, उस यज्ञ को राजा अभिषेक यज्ञ कहते थे। उसमें अलग अलग तरह के ऋषि आते थे, है ना, पुरोहित आते थे, और उन्हें यज्ञ के द्वारा किसी व्यक्ति को राजपद, यानी कि जो ये आपका सिस्टम है, तो यानी कि राजा, इसमें इनका राजा बना दिया जाता था एक पुरोहित के पद पर। यानी कि राजा कौन होता था, यानी कि राजा जब बनता था तो कौन क्या होती थी, तो अगर कोई व्यक्ति राजा बन रहा तो उसके समय सबसे पहले राजसूय यज्ञ होगा। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जैसे राम राज, अगर आप देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा राम का जब राजा बन रहे थे तो राजसूय यज्ञ, यानी कब बन रहे थे, जब वो कहाँ से, तो रावण को मार कर लौटे थे अयोध्या में, तब राजसूय यज्ञ किया गया, है ना। तो राजसूय यज्ञ हो गया। उसके बाद क्षेत्र का विस्तार के लिए एक यज्ञ होता है, उसको हम लोग अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। अश्व मतलब देखिए घोड़ा होता है ना, और मेघ मतलब बादल। अश्वमेघ मतलब घोड़ा और मेघ मतलब बादल। कहता कि घोड़ा को, यानी कि जब यज्ञ हो जाता था राजसूय क्या, तो राजा बनने के राजा अभिषेक यज्ञ हो जाता था। उसके बाद क्षेत्र को विस्तार, हर कोई चाहेगा कि हमारा क्षेत्र, यानी यहाँ है इतना क्षेत्र है, तो हर कोई चाहेगा कि ई भी क्षेत्र हमरे हो जाए, यानी ई क्षेत्र भी हमरे हो जाए और ई क्षेत्र भी हमरे हो जाए। यानी कि इसका अभी ये क्षेत्र ये है, लेकिन इसके चारों ओर जो क्षेत्र है हर कोई चाहता है कि हमारा क्षेत्र विस्तार हो। तो चूंकि यहाँ भी कोई राजा, हर सब जगह अलग अलग राजा है, तो अश्वमेघ यज्ञ कि क्या था, एक प्रोसेस था, यानी कि एक अश्व को तैयार किया जाता था और उस अश्व, यानी कि अश्व को, यानी कि छोड़ दिया जाता था, यानी कि मेघ मतलब बादल के उस ओर छोड़ दिया जाता था और पीछे पीछे उसके सैनिक जाते थे, है ना। यानी अश्व यानी घोड़ा आगे और पीछे पीछे सैनिक। क्यों? क्योंकि देखे कि कौन सा राजा अगर हम लोग को, यानी कि रोकता उस घोड़ा को। मान लीजिए कि इस राजा का, यानी कि क्षेत्र है, यहाँ तक घोड़ा आया, अगर यहाँ तो घोड़ा आएगा तो अगर कोई नहीं रोकेगा, यानी कि इसका तो अपना ही खुद का क्षेत्र है, लेकिन घोड़ा चाहेगा कि घोड़ा किसकी ओर जाएगा, तो इसकी ओर जाएगा जब, तो इसका राजा रिएक्ट करेगा, नहीं कि इसका राजा कहेगा कि हमारा क्षेत्र हम क्यों है, हमारा क्षेत्र में क्यों है। तो जब इसका क्षेत्र में अगर कोई राजा अश्व आ गया तो क्या करना था, तो अगर वो राजा, यानी जिसके क्षेत्र में वो घोड़ा गया है, अगर वो कमजोर है तो हार मान लेता था पहले ही। तो हार मानने के बाद वो जो राजा था, यानी कि जो इसके साथ जो इसका घोड़ा भेजा जाता था, तो उसका हार मानकर उसके अधीन हो जाता था। तो ये अगर कोई व्यक्ति नहीं कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, हम तुमको क्यों दें, तो जब लड़ाई करो, अगर लड़ाई में अगर जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो फिर आपको, अगर जीत गया तो अलग बात है, तो आप तुम्हारा क्षेत्र है तो तुम्हारा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हार गए तो कहाँ तुम्हारा क्षेत्र क्या हो जाएगा, कब्जा में हो जाएगा, किसके, जिसका अश्व को, घोड़ा यानी घोड़ा को दूसरी जगह यानी घूमने के लिए भेजा गया। यानी अश्वमेघ का हम लोग अर्थ समझे कि अश्व मतलब घोड़ा के बादल के उस क्षेत्र तक छोड़ दिया जाए जहां तक अगर घोड़ा का कोई रोक ठोक नहीं हो, जहां तक घोड़ा अगर
कोई नहीं रोके तो उसका किसका क्षेत्र हो जाएगा, उसका क्षेत्र हो गया। भले अगर ये क्षेत्र यानी दूसरा व्यक्ति का है और ये जाने का घोड़ा इसमें जाएगा और इसका जो राजा है, तो अगर राजा कहे कि नहीं ये हमारा में घोड़ा आ गया, तो अगर ये राजा कमजोर रहेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं उसका जवाब नहीं देगा और चुप से यानी कि उसके अधीन हो जाएगा ना, उसके अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो यहाँ तक अगर घोड़ा आ गया तो जहां जहां तक घोड़ा गया उस किसका क्षेत्र हो जाता था, तो ये हो जाता था जिस जो राजा अश्वमेध यज्ञ कहता था। और फाइनली जब जहां से आपका घोड़ा घूम के आ गया तो उसको वहां तक का क्षेत्र उसका हो जाता था। और तो वो जैसे आप देखोगे लव कुश का खेल देखोगे कि राम ने जब राज यानी कि आपका अश्वमेध यज्ञ कर रहा था तो उन्होंने छोड़ा किसको, अपने अश्व को, और साथ ही भेज दिया किसको, छोटे भाई को, है ना, शत्रुघ्न को भेज दिया। तो लड़ाई हुआ यानी कि तो क्या हुआ कि वहां तक जा रहा था तो बीच में उसको लवकुश मिल गया। तो लवकुश ने अच्छे घोड़ा यानी घोड़ा सुंदर था तो घोड़ा को उन्होंने क्या किया, घोड़ा को जबरन पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो पकड़े का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से वो बात घोड़ा को नहीं जाने दे सकता, यानी यहाँ तक उसके अधीन था। लेकिन जैसे वो लड़का पकड़ा यानी लवकुश पकड़ा तो उनसे युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध में देखे होंगे भी आप कि तीनों भाइयों को मारकर परास्त कर दिए। तो खैर राम ने जीत गया, इसके कारण पुत्र पिता का संबंध के कारण राम ने जीता। लेकिन लवकुश भी इतना बलवान था कि राम को भी मारने के लिए उसके पास क्षमता थी। तो खैर पिता और पुत्र के चलते उन लवकुश ने अपने पिता को पहचान लिया और वो मार नहीं पाया। तो ये हो गया यानी कि हम लोगों ने समझा कि राजसूय यज्ञ, आपका राजा का अगर कोई व्यक्ति बन रहा तो उसको राजाभिषेक यज्ञ होगा। उसके बाद अगर वो राजा आपका क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है तो क्या करेगा, अश्वमेध यज्ञ। तो ये दो चीज यज्ञ हम लोग समझे। तीसरा आपका वाजपेयी यज्ञ क्या है, बोलिए क्या है सर। तो ये वाजपेयी यज्ञ अगर ये दोनों हो गया, राजाभिषेक यज्ञ और एक हो गया आपका अश्वमेध यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ तब है, तो मान लीजिए कि जब दोनों हो जाती थी तो राजा उस क्षेत्र का जो राजा होता था उसको घोड़ा पर बैठाकर रथ दौड़ यानी कि दौड़ कर कराया जाता था कि ये हमारा राजा, यानी कि लोगों को देखने के लिए कि यही हमारा राजा बन के आए हैं। और जब ये यानी कि राजाभिषेक यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कर लेने के बाद उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि जो भी राजा जिस रथ पर बैठेगा उसका रथ सबसे आगे होगा और जो भी उससे पहले कोई भी रथ नहीं होगा। जैसे अगर कोई राजा जैसे राम ही है तो राम अगर राजा बने तो राम से आगे कोई किसी का रथ नहीं होगा, है ना। उसके पीछे भले ही राम से अगर कोई भी सेनापति अगर रथ ज्यादा चलाता है फिर भी उसको कह दिया जाता था कि आप उस स्पीड में रथ को चलाइए यानी घोड़ा को दौड़ाइए कि आपका घोड़ा राम के रथ से आगे न हो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं एक शक्ति आ गया है यज्ञ करने से कि सबसे आगे घोड़ा किसको आगे रहेगा तो राजा कहीं रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों ने समझा कि 3 तरह का इसमें आ गया। तो 3 यज्ञ हो गया। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे सैनिक, आखिर इसमें सैनिक या अधिकारी। तो इस समय कोई नियमित सैनिक नहीं था, यानी कि नियमित सैनिक नहीं था। कब, यानी कि नहीं उत्तरिंग वैदिक काल में नियमित सैनिक का था और नहीं आपका नियमित सैनिक कब बनेगा, यानी कि महाजनपद काल में नियमित सैनिक बनेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक में कोई सैनिक नियमित सैनिक नहीं। लेकिन ये आपका अधिकारी को उत्तर वैदिक काल में रत्नीन का प्रयोग किया गया। रत्नीन, है ना, रत्नीन मतलब होता है अधिकारी। और ये 12 उत्तर वैदिक काल में 12 रत्नीन का उल्लेख मिलता है, यानी कि कितने रत्नीन का, एक आपका हो गया पुरोहित, एक हो गया आपका भागदूत, एक हो गया पालागल, यानी कि 3 टोटल कितने रत्नीन का उल्लेख मिलता है। रत्नीन मतलब हो गया अधिकारी जो उसके यानी कि राजा को सहायक करे, यानी कि कार्यभार में सहायक करे। जैसे पुरोहित हो गया, यानी कि कुल कितने रत्नीन मिले, तो यानी कि रत्नीन 12 रत्नीन का उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। तो 3-4 को हम लोग को जान लेंगे। जनरली आपके एग्जाम के जीएस से आपको एक बनता है, तो 12 हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 जीएस आपको यहाँ से बनेगा तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो पुरोहित जैसे हो गया, पुरोहित आखिर राजा को क्या सहायता दे सकता है, तो इसके धर्म चीज, यानी कि इसको धर्म गुरु कह सकते हैं। यानी कि धर्म या धार्मिक चीजें अगर कुछ हो रहा है तो किससे राजा सलाह लेगा, तो ये पुरोहित से सलाह लेगा, है ना। और ये भागदूत देख रहे हैं, भागदूत का मतलब अगर भागदूत मतलब दूध दूहने वाला आपको लग रहा होगा कि दूध मतलब दूध को दूहने वाला, गाय को दूहने वाला, तो जनरली ऐसा चीज नहीं है। जनरली भागदूत का अर्थ हुआ
कर वसूलने वाला, वसूल यानी जो कर वसूल कर व्यक्ति राजा को देता था, उसको व्यक्ति का क्या नाम, उस अधिकारी को क्या नाम दिया गया, तो भागदूत। यानी जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर वसूल करे, यानी कि वहां जो कर था उसको वसूल कर दे रहा था, तो कौन था, यानी भागदूत। यानी कि इसमें कर प्रणाली विकसित हुई तो हुई ही। उत्तर ऋग वैदिक काल में कोई नियमित नहीं कर प्रणाली थी, या न ही कोई आपका सैनिक व्यवस्था था। तो ये हो गया। पागलपन का मतलब क्या, पालागल, तो पालागल का अर्थ है संदेश है, कि संदेश है, संदेश की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक अधिकारी का यूज होगा, जो राजा का सहायता करेगा। मान लीजिए कि राजा अगर चाहेगा कि दूसरे अगर राज्य में संदेश को देना है कि हमसे आपको संबंध बनाना है या आपसे लड़ाई कराना है, तो संदेश पहले दी जाती थी। यानी उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं कि जाकर बाहर ही अटैक कर देंगे, पहले संदेश दिया जाता था कि तुम बाहर आओ और हम आए, उसके बाद लड़ाई चालू कर जाती थी। तो ये आपका 3 शब्द आ गया, यानी कि 3 रत्नी जनरली आपको पूछा जाएगा। पुरोहित का अर्थ हो गया, भागदूत का अर्थ, और पालागल हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस समय आपका प्रशासन क्या था, है ना। प्रशासन की इकाई, तो प्रशासन की इकाई पहले ही के जैसा था, यानी कि कुल हो गया, कुल से बड़ा ग्राम हो गया, ग्राम से बड़ा 20 हो गया, 20 से बड़ा जन हो गया। और इसमें यानी कि ये तो चीजें किसमें काल की थी, ये तो ऋग वैदिक काल की, लेकिन हम लोग उत्तर वैदिक काल में इसमें जनपद आ गया, है ना। तो हम लोग सबसे छोटी इकाई कौन हो गया, कुल, और सबसे बड़ी इकाई आपका कौन हो गया, जनपद। यानी कि उत्तर वैदिक काल के, है ना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है, कुल। कुल मतलब वंश, वंश के हेड होते थे, उसको कुल कहा गया। और जनपद मतलब ये आपका जिला हो गया, ये आपका जिला हो गया, है ना। आप जनरली देखने के लिए आज भी अगर उत्तर प्रदेश में जानते गए होंगे तो आपको, जैसे बिहार में क्या है कि कोई जिला है तो उसको जिला के साथ, यानी कि जहानाबाद है तो जहानाबाद जिला, पटना है तो पटना जिला, गया है तो गया जिला, है ना, सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी जिला, है ना। तो अगर भागलपुर है तो भागलपुर जिला। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो आपको मिलेगा अयोध्या जनपद। यानी आज भी जनपद का अर्थ जनपद लिखते हैं, यानी कि अयोध्या में, यानी उत्तर प्रदेश में जनपद आज भी लिखा जाता है, यानी कि अयोध्या हो गया, रामपुर जनपद हो गया। यानी कि जनपद मतलब जिला, आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ जिला जनरली नहीं लिखा जाता। तो यानी कि जनपद का अर्थ क्या होगा, जिला। यानी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जिला हो गया, जनपद। ये हो गया, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे राजनैतिक संस्था, राजनैतिक संस्था। तो राजनैतिक संस्था ने हम लोग प्रीवियस क्लास में विदत देखे थे, विदत, यानी विदत क्या था, विदत था किसमें था, तो विदत ऋग वैदिक काल में प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन क्या थी, प्राचीन संस्था थी। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया, है ना, इसको समाप्त कर दिया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसको विदत को समाप्त कर दिया गया। और अर्थवेद में सभा और समिति है, जो कि राजनीतिक संस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनको, है ना, प्रजापति के पुत्री कहा गया, प्रजापति के पुत्री, यानी प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में सभा और समिति का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। यानी कि आपका प्रजापति का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो अथर्ववेद में। यानी प्रजा, सभा और समिति का, सभा और समिति, है ना, सभा और समिति तो ऋग वैदिक काल में ही चल रहा था। तो सभा और समिति किनको, यानी कि प्रजापति किसको कहा था, ब्रह्मा को, ब्रह्मा की 2 पुत्री के रूप में स्वीकारा गया। तो ये आपका था उत्तर वैदिक काल का राजनैतिक जीवन, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो छोटा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप हेडिंग में लिखिए उत्तर वैदिक काल का राजनैतिक जीवन, और उसके बाद डैश देके लिखिए, राजा। हेडिंग में उत्तर वैदिक काल में अगर हेडिंग लिख लें, उसके बाद हेडिंग फिर बनाइए, पुनः राजा लिखिए, है ना, राजा किंग। तो लिखिए इस, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा लिख के डैश दीजिए। उसके बाद लिखिए उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति ऋग वैदिक काल के तुलना में अच्छी थी। उसके बाद लिखिए राजत्व का सिद्धांत हेडिंग में लिखिए, राजत्व का सिद्धांत हेडिंग में लिखिए, और डैश देके लिखिए उत्तर वैदिक काल में राजा पद के साथ यज्ञ जुड़ गया, और
3 तरह के यज्ञ का उल्लेख मिलता है और 3 तरह के यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो पहला हो गया पहला में लिखिए राजा अभिषेक यज्ञ, राजा अभिषेक यज्ञ, और इसमें डैश देके लिखिए राजा बनने के समय यज्ञ को राजा अभिषेक यज्ञ कहते हैं, राजा अभिषेक यज्ञ कहते हैं। उसके बाद लिखिए डैश देके अश्वमेध यज्ञ, दूसरा में अश्वमेध यज्ञ, और इसमें डैश देके लिखिए क्षेत्र के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ किस लिए कराया जाता था? अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए। और तीसरा हो गया वाजपेय यज्ञ। इसमें डैश देख लिखिए राजा का रथ सबसे आगे हो, राजा का अर्थ सबसे आगे हो, है ना, राजा का अर्थ सबसे आगे हो। तो ये हो गया आपका 3 यज्ञ के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैनिक, हेडिंग लिखिए सैनिक और अधिकारी, सैनिक ऑब्लिक अधिकारी। तो लिखिए उत्तर वैदिक काल में नियमित सैनिक नहीं थी। उसके बाद लिखिए इसी में उत्तर वैदिक काल में रत्नी अधिकारियों के लिए रत्नीन शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुल 12 रत्नीन का उल्लेख मिलता है। पहला में लिखिए पुरोहित जिसको धर्म गुरु लिखिए, दूसरा में लिखिए भागदूत जिसको कहते हैं कर वसूलने वाला व्यक्ति अधिकारी, और ये लिखिए पालागल संदेश भेजने वाला अधिकारी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासन। तो लिखिए हेडिंग में प्रशासन, और लिखिए उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई जनपद थी। और इस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिए राजनैतिक संस्था। तो इसमें लिखिए उत्तर वैदिक काल में प्राचीन संस्था विदत को समाप्त कर दिया गया और अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति को इसमें ब्रह्मा भी लिख सकते हैं, प्रजापति की 2 पुत्री कही गई। तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, जिसको हमने कवर कर लिया। तो आज के क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको शेयर कीजिए, खूब लाके मारिए। तब तक के लिए जय हिंद।